गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। साइंस के सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में कैसे कैसे हमें बातें पढ़नी है, कैसे कैसे एनर्जी के डिफरेंट सोर्स के बारे में जानना है, इस संदर्भ में हमारी बातें होंगी और हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चलिए, लेट मी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ हमें सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ हमें सोर्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का अक्रेंस के बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे और उसकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन करना है। आप रिवाइज करने से पहले ये ध्यान रखिए, बुक अपने सामने रखिए। प्रोबेबली आपको रिवीजन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन वाट एवर इट विल बी दैट यू कैन सॉल्व इजली। अक्रेंस, फिजिकल स्टेट और एबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। Energy is capability of doing work. Energy is what? Energy is capability of doing work. Whatever work you are performing, either reading, either playing, either something else, either movie watching, all are types of work. In some work, some effort needed. In some work, some less effort needed. But all are types of work. So energy is capability of doing work. Now, one more thing. For every activity of human, energy needed over there. And one more thing, either in this class, in some chapter, yes, earlier chapter it was chemical effect of current हमने पढ़ा, माइकल फैराडे का कंट्रीब्यूशन वहाँ जाना और विलियम निकोलसन का कंट्रीब्यूशन हमने जाना, जिसमें हमने आपको बताया कैसे हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। आपका इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जब डिफाइन कर रहे थे तो आपको पाया, इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि कैसे वहाँ साइमल्टेनियस चेंजेज हो रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास आप कर रहे हैं, कंडक्ट तो हो ही रहा है थ्रू आयंस, और साथ कंडक्ट तो हो ही रहा है और साथ साथ आयंस भी वहाँ फॉर्म हो रहा है, डिकम्पोज, मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ से आप पाइएगा एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म में रहता है जनरली। अब डिपेंड अपॉन अस कि हम उसको यूज इफेक्टिवली कर पाते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँ, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में वॉशिंग मशीन, इनपुट आपने इलेक्ट्रिसिटी से दिया और आउटपुट आप मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हो, कपड़ों को घुमा के साफ कर रहा है। आपके घर में फैन है, आपने इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लिया और आउटपुट आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे फॉर्म हैं। आप सेल की बात करते हो, वहाँ पे इनपुट केमिकल एनर्जी है आपका और आउटपुट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ऐसी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। ठीक, अब देखिए एक और बात आती है, पता नहीं आपसे पहले शायद हमने डिस्कस किया हो। अब जैसे हम बोल रहे हैं कोई यूनिवर्स का एनर्जी कांस्टेंट है, वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो बात आती है जब सर यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट ही है, वो बढ़ रही है, घट रही है, नहीं है, सेम रह रही है, फिर आप क्यों परेशान होते हैं या कोई और क्यों परेशान होता है कि स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेनेवर नॉट इन यूज या फिर सेव एनर्जी, ये सब वर्ड क्यों आता है मन में? जब एनर्जी कांस्टेंट है हम उसको बर्बाद तो कर सकते नहीं हैं, तो फिर हम क्यों ये सब बात करते हैं कि एनर्जी को सेव कीजिए या एनर्जी को आप पर्टिकुलरली कैसे इस्तेमाल कीजिए, सेव बचाकर उसको इस्तेमाल कीजिए, ये बातें क्यों आती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया, शायद आपको ध्यान हो या नहीं हो तो दोबारा सुनो। एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कन्वर्टिबल है, नो डाउट, सारा कन्वर्टिबल नहीं है। कुछ एक फॉर्म एनर्जी का आप देख पा रहे, बहुत सारा फॉर्म है, इन्फिनाइट फॉर्म ऐसे हैं जो इंटर कन्वर्टिबल है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन एनर्जी का यूजेबल फॉर्म जो है, एनर्जी जहाँ आप यूजेज के अकॉर्डिंग यूजेबल फॉर्म है वो कम है। फॉर एग्जांपल आपको पानी गर्म करना है, सोचिए आपको पानी गर्म करना है, आप जान रहे हैं आप कोयला जलाकर पानी गर्म कर सकते हैं। अब कोयला जलाने के बाद क्या आपका आया, कोयला जलाने के बाद आपका एक आया आपका ये धुआं बना, उस धुएं में भी वही एनर्जी है, जो कोयले में एनर्जी और धुएं में आग का ताव बना उसमें भी वही एनर्जी है। तो जाहिर सी बात है हम उसको करेंगे, हमारा यूजेबल फॉर्म है वो हमारा रिप्लेनिश हो रहा है, वो हमारा एकम्प्लिश हो रहा है, हमें इसलिए उसको सेव करके रखना चाहिए, हमें इसलिए उसको सेव करके रखना चाहिए। एनर्जी का फॉर्म कांस्टेंट है, यूनिवर्स की एनर्जी कभी चेंज नहीं हो सकती, वो हमेशा कांस्टेंट है, यू नो वेरी वेल। बट एनर्जी का यूजेबल फॉर्म, आपने फॉसिल फ्यूल के तौर पे पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया, पेट्रोलियम आपका खत्म हो गया अगर, तो बाइक में आप क्या हवा भरिएगा? ठीक है, पेट्रोलियम निकला आपका, पेट्रोलियम का इंटरनल कंबशन इंजन में प्रोसेसिंग हुआ, वो बर्न हुआ और पेट्रोलियम आपका निकला इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, इन द फॉर्म ऑफ सम स्मोक, प्यूरिफाइड गाड़ी वेरी लिटिल स्मोक, उसी स्मोक में उतनी एनर्जी है। लेकिन आपका पेट्रोल ये यूजेबल फॉर्म है ना, आप स्मोक से गाड़ी चलाने का फॉर्म अभी तक डेवलप नहीं कर पाए। हाँ कीजिए, इनोवेटिव हैं आप लोग, डीएवी के स्टूडेंट हैं आप लोग, आप में से भी कोई हो सकता है ऐसा, आप कीजिए, आप ऐसी तकनीक बनाइए जिससे आप पेट्रोल को यूज़ कीजिए।
सॉरी पेट्रोल नहीं, पेट्रोल को तो हम लोग कर ही रहे हैं, आप पेट्रोल के धुएं का यूज़ कीजिए बाइक को चलाने में। ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, कंपनियां कितनी वर्क कर रही हैं, लेकिन ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है उसका यूजेबल फॉर्म। सारे फॉर्म्स में धुआं हम यूज नहीं कर सकते हैं प्रोबेबली, ठीक। दैट्स वाई यूजेबल फॉर्म कम हो रहा है, इसलिए हम लोग चिंता में रहते हैं, इसलिए हम एनर्जी सेव की बात करते हैं। अब देखिए फिजिकल स्टेट की बात, सबसे पहले बात करें हम लोग तो एनर्जी को दो सोर्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक आपका नेचुरल सोर्स हो गया, एक आपका सिंथेटिक सोर्स हुआ। नेचुरल सोर्स मतलब नेचुरल फॉर्म में जहाँ पे है, लकड़ी की बात करो आप, कोयले की बात करो आप, पेट्रोलियम की बात करो, जो नेचर के द्वारा बनाया गया है, ये आपका नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ। और अगर सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो मैनमेड सोर्स जो आपका है वो सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत सारा ऐसा हो सकता है। सेल भगवान नहीं बनाया, आप बनाए। सेल में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है जिसको आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और उसी से आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है आपका, तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए बात, सेल को हमने बनाया है, दैट इज सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो नेचर के फॉर्म में वो आपका नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, हाउ एनर्जी सोर्सेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फिजिकल स्टेट है आपका। बहुत सारा ऐसा एनर्जी सोर्स है जो सॉलिड के फॉर्म में रहता है, बहुत सारा ऐसा एनर्जी सोर्स है जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, बहुत सारा ऐसा एनर्जी सोर्स है जो गैस के फॉर्म में रखता है। दे आर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एक और बात देखिए, अब अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, तो अवेलेबिलिटी के बेसिस पे सोर्सेज को लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक आपका होता है रिन्यूएबल और एक आपका होता है नॉन रिन्यूएबल। एक आपका रिन्यूएबल सोर्स और एक आपका नॉन रिन्यूएबल। रीन्यू उसके नाम में छुपा हुआ है। रीन्यू आप बार बार उसको नया कर सकते हैं। रीन्यू, यू कैन न्यू अगेन एंड अगेन, आप बार बार नया कर सकते हैं। और दूसरा आपका नॉन रिन्यू। नॉन रिन्यू इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू रीन्यू अगेन एंड अगेन। नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी है आपका, रिन्यूएबल सोर्स भी है आपका। रिन्यूएबल सोर्स जिसको आप बार बार नया कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत कम टाइम में आप यूज कर रहे हो, बाय द वे विंड एनर्जी, विंड एनर्जी यूज कर रहे हो आप, विंड एनर्जी आप यूज कर रहे हो, ये रहने दो, हाँ ठीक है ले जाओ। विंड एनर्जी आप जो यूज कर रहे हो, विंड एनर्जी बेसिकली खत्म नहीं हो सकती। आपका अर्थ पे एग्जिस्टेंस है तो विंड का भी एग्जिस्टेंस है। आपका विंड एनर्जी बाय द वे हवा बहनी बंद हुई फिर से वो स्टार्ट होगी विद इन शॉर्ट इंटरवल टाइम। आप सोलर एनर्जी यूज कर रहे हो, आज मान लीजिए शाम हो गया, कल फिर से सुबह सवेरा होगा, फिर से आप सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ ये बात जरूर है कि ये बहुत कम जगहों पे ये यूजेज एनर्जी, इन एनर्जी का यूजेज आपका भी अभी आपका स्टार्ट हो पाया है, बट फिर भी है ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड। इंडिया भी, आपको याद दिलाऊं मैं एक और बात, सोलर एनर्जी में इंडिया का बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है, बहुत सारे देशों का एक ग्रुप है, ऑलमोस्ट 17 to 18 देशों का ग्रुप है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है। और आपके गुरुग्राम नाम हो गया, पहले गुड़गांव था, उस गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर और इसका इंडिया अध्यक्ष है। तो अच्छी बातें भी है, हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे हम सोलर एनर्जी का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। समवन टोल्ड मी, आई इवन रीड इन न्यूज़पेपर दैट केरला में आपकी सोलर एनर्जी वाली ट्रेन भी चली कुछ दिन तक। अभी कितना सक्सेसफुल है आई डोंट नो, मैं पढ़ के आपको क्लास में बताऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ था। हम लोग भी सोलर एनर्जी का अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आई रिन्यू, जिसको बार बार नया कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल हुआ। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी आपका रिन्यूएबल का फॉर्म है, और जिसको नया नहीं कर सकते हैं, कोयला एक बार कंप्लीट हुआ, आप बार बार उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर कोल टू फॉर्मेशन, तो आपका नॉन रिन्यूएबल है। इसके बाद बात करूँ मैं, अब जैसे देखो इसके पर एक और बात, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल से एक और बात आती है आपकी, डू यू नो में कहीं लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप, कैलोरीफिक वैल्यू की। बेसिकली जो आपका फ्यूल है, फ्यूल क्या है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसको जला के एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, इसको हम लोग फ्यूल कहते हैं। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसको जलाकर हम लोग एनर्जी यूज करते हैं उसको फ्यूल कहते हैं। तो फ्यूल कोई भी आपका ऐसा जिसको पर्टिकुलरली 1 किलो फ्यूल को आप कंज्यूम कीजिए तो कितना किलो जूल एनर्जी बन रहा है। फॉर एग्जांपल, 2 एग्जांपल है, आप कोयले की बात करते हो, कोयला आपका 30,000 किलो जूल पर किलोग्राम, 30,000 किलो जूल पर किलोग्राम कोल आपका प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि लकड़ी की बात कीजिए, जो कन्वेंशनल सोर्स है आपका, लकड़ी की बात कीजिए, लकड़ी आपका 20,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो आपको साफ डेटा दिख रहा है, एक 20,000 किलो जूल, एक 30,000 किलो जूल, विच वन इज ग्रेटर, ऑफकोर्स 30,000 किलो जूल। तो जाहिर सी बात है 30,000 किलो जूल बेहतर है, मतलब कोल इज बेटर फ्यूल कंपेयर टू आपका वुड। लकड़ी की तुलना में कोल आपका बेहतर है। तो अगर बात करूँ मैं बाकी
एनर्जी सोर्सेज की, बाकी फ्यूल की, तो सारे फ्यूल्स में अभी तक हाइड्रोजन बेस्ट है क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट है, उसी कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट है। तो आपको इतना जाना था। इसके अलावा एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा अभी थोड़ी देर बाद आपको, जब बच्चे ने पूछा था क्लास में, मुझे याद है शायद शिवम ने, कि आपका एलएनजी और पीएनजी के, नहीं पीएनजी और एलपीजी के अकॉर्डिंग डिफरेंस, मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए अब फॉसिल फ्यूल, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। फॉसिल फ्यूल को आप डेली नया नहीं कर सकते हैं। आप एक बार कोल या पेट्रोलियम को आप अगर ख़त्म कर देते हैं, जो कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है हर जगह, अभी हमारे देश में फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेस आपका सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज एक्ट्रैक्ट कोल के मामले में झारखंड में ही हो रहा है। आपके पूरे कंट्री का 40% कोल झारखंड प्रोड्यूस करता है, पूरे इंडिया का 40% कोल झारखंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन मैं बात करता हूँ अगर रिसोर्सेज को, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के अंडर, तो आपके झारखंड के इक्विवेलेंट लगभग कोयले का रिसोर्स आपका छत्तीसगढ़ में ही पड़ा है, बट ऑलमोस्ट जब एकम्प्लीस हम लोग झारखंड करेंगे तो वहाँ यूटिलाइज़ करेंगे। अभी हम लोग वहाँ को बहुत कम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आपको देखिए इसके बाद बात करते हैं, चलो बात कर ही लेते हैं एलपीजी और पीएनजी की बात। एलपीजी जो आपका है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। जो सिलेंडर आप देखते हैं उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी है वो लिक्विड स्टेट में है, और जैसे ही वो हाइयर प्रेशर पे है, वहाँ पे एलपीजी को बहुत हाई प्रेशर पे भरा गया है, बहुत हाई प्रेशर पे, और बाहर में आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लो प्रेशर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक रीडिंग इसका बैरोमीटर से नापिए आप तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या फिर 760 mm ऑफ एचजी, आप दोनों डेटा कह सकते हैं, दोनों सेम है। 760 mm ऑफ एचजी चाहिए या 76 cm ऑफ एचजी चाहिए। तो ये आपका एलपीजी जैसे आपका अपने कंटेनर से बाहर आता है तो प्रेशर लो में, वो हाई टू लो, गैस और लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। गैस और लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करते हैं। तो हाई टू लो जैसे ही वो आपका आता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे कंटेनर आपका जो गैस सिलेंडर है उसमें वो लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है, लेकिन जैसे हाई टू लो आया वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज टू बी कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब उसके बाद पीएनजी की बात करते हैं। पीएनजी आपका पाइप नेचुरल गैस, ये पीएनजी जो आपका है, पीएनजी आपका कंपेरेटिवली दोनों कंपेयर किया जाए, देखिए पीएनजी में जो मेन गैस है आपका वो नेचुरल गैस है। पीएनजी में जो आपका मेन गैस है वो आपका नेचुरल गैस है, और एलपीजी में जो आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैस है, जस्ट ए मोमेंट, butane it will be, I know, but let me check better. Yes, main constituent is propane, butane, propylene, butylene and isobutane. One more thing, ethyl mercaptan for a smell, but you at present no need to know that. पर्टिकुलरली देखिए उसमें महक के लिए हम लोग इथाइल मर्केप्टेन मिलाते हैं। एलपीजी के सिलेंडर में महक आए क्योंकि आपको पता चल पाए गैस लीक हो रहा है कहीं, वो ऑर्डरलेस गैस है। ब्यूटेन आपका, प्रोपेन, सारा आपका ऑर्डरलेस गैस है, लेकिन आपको महक आनी चाहिए, इसके लिए आप लोग उसमें इथाइल मर्केप्टेन मिलाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे बात करते हैं पाइप नेचुरल गैस की, तो उसमें मेन गैस आपका नेचुरल गैस है। अब देखिए जो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन है ये आपका एयर से हैवियर होता है, ठीक, जो आपका नेचुरल गैस है वो एयर से हल्का होता है। ठीक, तो बाय द वे दोनों गैसेस की बात करो आप, लीक अगर होता है आपका लिक्विड एलपीजी भी लीक होता है और आपका पीएनजी भी लीक होता है, आप पीएनजी को आसानी से जान पाओगे क्योंकि वो एयर से लाइटर है, वो आसानी से एयर से ऊपर उठेगा, और आप लीक को मतलब आसानी से वो गैसेस डिफ्यूज होंगे एयर में बहुत आसानी से। जबकि इसकी बात करें, आप एलपीजी की बात करें, एलपीजी आपका एयर से हैवियर है, तो ये एलपीजी एयर से हैवियर, तो एयर में बहुत देर तक सस्पेंड नहीं करेगा, ये नीचे सरफेस पे बैठ सकता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, दोनों आपका है जब फ्यूल इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद देखो अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें, सबसे पहले इसमें आता है वुड। एज अ वुड कैसे, वुड का इस्तेमाल, वुड कन्वेंशनल सोर्स है, वुड बहुत दिनों से, बहुत समय से वुड का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारी सरकारें या मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें नई नई तरीकों को सिखला रहे हैं, हाउ टू बेटर यूज दैट पर्टिकुलर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूल। फॉर एग्जांपल अभी जैसे एक एग्जांपल पॉलिटिकल नहीं है, ये समझिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें एम था प्रधानमंत्री के मातहत, ऐसा एम था पर्टिकुलरली कि पूरे ग्रामीण पॉपुलेशन जो बेसिकली लकड़ी के भरोसे ही हैं उन तक गैस पहुंचाया जाए।
गैस सेफ सोर्स है, गैस आपका जो मॉडर्न सोर्स है और बहुत एफिशिएंट भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गैस लाने से पॉल्यूशन लगभग जीरो होता है। एलपीजी गैस आप बंद कीजिएगा कुकिंग में, पॉल्यूशन उसमें जीरो होता है। दैट्स ऑल्सो ए ऑसम पॉइंट। लेकिन सबसे पहला आपका वुड का दिया हुआ, देखिए वुड आपका कन्वेंशनल सोर्स है, नो डाउट। इसकी बात करूँ मैं तो लकड़ी जलाना क्यों चाहिए, इसके कैलोरिफिक वैल्यू भी आप देखिए 20,000 किलोजूल पर किलोग्राम, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट फिर भी लकड़ी जो है आपका नहीं क्यों जलाना चाहिए ये जानिए। सबसे पहली बात, लकड़ी जलाने से दो आपका पॉल्यूटेंट जो प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों हार्मफुल है आपके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस का कारण बन रहा है और दूसरा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीला होता है। इवन आप बहुत देर तक कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो जाहिर सी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने के बाद आपकी मौत भी हो सकती है। वो आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करता है, घटाता है। तो ये दोनों गैसेस जो लकड़ी जलाने से प्रोड्यूस होता है इफेक्ट में, आफ्टर बर्निंग वुड, बोथ गैसेस विच आर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड, बोथ आर हार्मफुल फॉर दिस, हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट, फॉर आवर्स ऑल्सो, दैट्स वाई। उसके बाद एक और चीज़, बाय द वे, आप बहुत बिना परवाह की लकड़ी को एक्सेस में जलाइएगा तो सॉइल इरोजन एक खतरा है उससे। आप जंगल काटोगे तो सॉइल इरोजन होगा ही ना, मिट्टी का लेयर बह जाएगा पानी के साथ साथ, तो आपको मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो आपका कम हो जाएगा, आपका वैसा सोर्स, वैसा जो प्रोडक्शन क्रॉप का है वो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग हार्म करते हैं सॉइल फर्टिलिटी में, या आपका सॉइल इरोजन में हम लोग हार्म किए और नेचर को भी डिसबैलेंस कर रहे हैं। ऐसा एक आइडियल मापदंड है कि देखिए पूरा 100% कहीं आप इकोसिस्टम डिफाइन कर रहे हो, उसमें 33% फॉरेस्ट होना ही चाहिए, उसमें 33% जो है वो फॉरेस्ट होना ही चाहिए। तो लकड़ी को अगर हम बार बार काट के इस्तेमाल करें, ईंधन की तरह इस्तेमाल करें, फ्यूल की तरह, तो जाहिर सी बात है वो हमारा नेचर को हम डिसबैलेंस कर रहे हैं। और एक और बात इसके अलावा, अब इसके अलावा लकड़ी के बाद कोल की बात करते हैं। तो कोल लकड़ी की तुलना में आपने देखा बेहतर फ्यूल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लो, कोल का इस्तेमाल मैक्सिमम जो होता है, अभी जितनी बिजली आप देख रहे हैं ना वर्ल्ड वाइड, नॉट इंडिया, आई एम नॉट सेइंग जस्ट अ पैरामीटर इनसाइड इंडिया, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो कोल से हो रही है। अब मैंने क्लासरूम में भी आपको बताया था कि कोल से जब हम लोग बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में आपके कोल से बिजली प्रोड्यूस हो रही है, यू नो वेरी वेल। तो पूरे वर्ल्ड वाइड आज भी बिजली सबसे ज़्यादा कोल से प्रोड्यूस हो रही है। इफेक्टिव बहुत और भी है, आपका न्यूक्लियर बहुत इफेक्टिव है, बट अभी टेक्नोलॉजी सब जगह वर्ल्ड में आई नहीं है। हम लोग भी कुछ बना लिए हैं, बट अभी इंडिया भी अपना 75% इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया अपना 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस कर रहा है, कोल को बर्न करके इन थर्मल प्लांट। चलिए, तो ये आपका इसमें हुआ कोल का इम्पोर्टेंस। और बाकी कंबस्टिबल सेडिमेंट्री रॉक, कोल जिससे बना है वो कंबस्टिबल जलाने योग्य आपका सेडिमेंट्री रॉक है, क्लासिफिकेशन है, यू मस्ट नो ओवर देयर, ठीक। और उसके बाद प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया। इसके अलावा कोल की, देखिए कोल का क्लासिफिकेशन है, कोल के क्लासिफिकेशन की बात करते हो आप, कोल के क्लासिफिकेशन की बात करते हो आप, कोल का सर्टेन क्लासिफिकेशन है, कोल को हमने पर्टिकुलरली डिवाइड किया, कोल को हमने क्लासिफाई किया है कि कैसे कोल को फर्दर हम लोग, देखिए मैं इसमें बताता हूँ, बुक नहीं है मेरे पास, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जस्ट अ मोमेंट, आई विल टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट, देन आई विल एक्सप्लेन। हाँ, फॉसिल फ्यूल में हम लोग थे, वुड एज अ फ्यूल हमने डिस्कस किया। आप साथ साथ पढ़ लीजिएगा, बेस्ट होगा आप नोट्स बना लीजिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वर्ल्ड वाइड कोल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बुक में आपके लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद बात करूं मैं, हाँ जी, कोल इज फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, द मेजर कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। कोल जो धरती के अंदर पाया जाता है, कोल इज फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, deep under the surface of earth, and mainly its coal mines are found in झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये झारखंड वेस्ट बंगाल तो आपका नॉन ही है, सबसे पुराना इंडिया में जो कोल माइंस है वो आपका रानीगंज है, वो वेस्ट बंगाल में ही है। और झारखंड का झरिया आप जान ही रहे, मध्य प्रदेश में है, बहुत मध्य प्रदेश में अच्छा प्रोडक्शन है इसका, और साथ साथ उड़ीसा में भी, उड़ीसा में तो सब कुछ है।
तो झारखंड में और आपका बोकारो और झरिया ये भी दिया गया है, रानीगंज वेस्ट बंगाल ये भी किताब में लिखी हुई है बात। उसके बाद बात करूँ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल की, देखिए कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट रिमेन गॉट ब्यूरिड अंडर द अर्थ क्रस्ट। जब कभी ऐसी कोई बड़ी विपदा आई हो, बाढ़ आया हो कि पूरे जंगल आपके बह गए, पूरे प्लांट मर गए, या फिर बहुत ज़्यादा भूकंप आया हो, तो प्लांट ब्यूरिड, प्लांट जो आपका प्लांट का रिमेनिंग है, प्लांट है वो जमीन के अंदर रहता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जो जमीन के अंदर रहता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो आपका उससे कोल का फॉर्मेशन होता है। ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दीज प्लांट रिमेन वेयर चेंज थ्रू जियोलॉजिकल action that led to the creation of solid material. The process of conversion of dead plant material into coal is called carbonization. अब जो ये प्रोसेस है, जस्ट अ मोमेंट,